हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीपीएसपी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको अनुच्छेद 40 तक बता दिया था और सारे अनुच्छेद को मैंने उसमें समझा भी दिया था और याद भी करवा दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देख लेंगे। चलिए, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 41 से। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 41 क्या कहता है? अनुच्छेद 41 कहता है बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसमें कहा जाता है कि राज्य के सभी लोगों को, चाहे वो बूढ़े हों चाहे वो बीमार हों, सभी को लोक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पे बुजुर्गों के लिए भी क्या है, शिक्षा का माध्यम बनाया गया है ना, तो वो लोग भी शिक्षा ले सकते हैं। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। बहुत सारी योजनाएं इसके अंतर्गत चलाई गई हैं। जैसे बिहारी में देखते हैं बहुत सारी योजना चलाई गई हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, फिर मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष परियोजना, या फिर दुर्घटना मुआवजा परियोजना। ये सारी योजनाएं बिहार में चलाई गई हैं। तो किसके अंतर्गत चलाई गई हैं? अनुच्छेद 41 के अंतर्गत, है ना। समझिए इस चीज को कि अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि हर हालत में आपको क्या है, यहाँ के लोगों को क्या है, लोक सहायता प्रदान की जाएगी। अब आता है अनुच्छेद 42 कि ये अनुच्छेद 42 क्या कहता है। अनुच्छेद 42 कहता है काम की न्यायसंगत एवं मानवीचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता, है ना। इसमें कहा गया है कि काम की क्या होगी, न्यायसंगत और मानवीचित दशाएं। न्यायसंगत और मानवीचित लगभग दोनों सेम ही है। इसको समझते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो भारी कोई काम करता है और बीमार पड़ जाए, जैसे बोझा ढोना काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्क है और वो बीमार पड़ जाता है, उसे फीवर, सपोज करते उसे फीवर है, ठीक है, तो वो उस कंडीशन में उतना भारी वर्क करने में क्या है, असमर्थ है। तो राज्य को चाहिए कि उसे सहायता दे, उसके साथ इतना बेनिफिट उसको दे कि जब तक वो बीमार है, उस कंडीशन में है, तब तक उसे ऐसा काम दे जो वो करने योग्य है। मतलब इतना भारी काम ना दे जिससे उसके हेल्थ को क्या पड़े और नुकसान पहुंचे। तो वहाँ पे क्या करेगी राज्य, उसके साथ न्याय करेगी। आता है ये कि प्रसूति सहायता, ये क्या होता है, मैटरनिटी लीव जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके डिलीवरी से तीन महीना पहले और डिलीवरी के 3 महीने बाद तक जो है उसको लीव दी जाएगी, जिसे मैटरनिटी लीव कहते हैं। उस टाइम पे उसकी सैलरी जो है वो कट नहीं होगी, उसकी सैलरी जो है मिलेगी उसको। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है अच्छी नहीं होती है, इसलिए उस महिला को क्या है, ये सहायता दी गई कि 3 महीने डिलीवरी के 3 मंथ पहले और डिलीवरी के 3 मंथ बाद उसे लीव दिया जाता है। और ये जो फैसिलिटीज़ है सिर्फ 2 बच्चों तक के लिए अवेलेबल है। या फिर कोई पुरुष है, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसकी वाइफ की डिलीवरी से 15 दिन पहले और वाइफ की डिलीवरी के 15 दिन बाद तक उस पुरुष को भी क्या मिलेगा, लीव मिलेगा, ताकि वो अपने 20 बच्चों का केयर कर सके। उसकी भी सैलरी कट नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ गई, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। तो समझ गई कि क्या है, काम के न्यायसंगत और मानवीचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 43। ये क्या कहता है, ये कहता है कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी आदि, मतलब जो काम करने वाले हैं उनको इतनी मजदूरी दी जाए कि उनका जीवन जो है निर्वाह, उसके मतलब गुजारा हो सके उनका, है ना। इतना कम भी इनकम मत दो कि उसका गुजारा ही होना मुश्किल हो जाए। वही कहा गया है कि कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी आदि, यानी कि इतना इनकम दो, इतना उनको पैसा दो, सैलरी दो कि उनका निर्वाह हो सके। ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 43 के तहत। लेकिन ऐसा राज्य अगर नहीं करता है तो इसके लिए कोई कानून नहीं है। अब आता है अनुच्छेद 43 का काम। ये पहले था नहीं, इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, है ना। इसमें कहा गया कर्मकारों की भागीदारी, यानी कि जैसे लोग काम कर रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसमें इनकी भी भागीदारी होनी चाहिए,
है ना, जैसे आने जाने का समय हो, छुट्टी का समय हो, या फिर कोई और ही बदलाव आ रहा है कंपनी में, कहीं कुछ और ही बदलाव आते हैं, कोई चेंजेस आते हैं, तो इनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, इनसे भी मशवरा लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारी ये गवर्नमेंट कंपनी थी, बहुत सारी गवर्नमेंट है जो क्या करती जा रही है, प्राइवेट होती जा रही है धीरे धीरे। तो क्या उनसे पूछा जा रहा है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि हम ये कंपनी को प्राइवेट कर रहे हैं, इस चीज़ को हम प्राइवेट कर रहे हैं, क्या आप इससे सहमत है? नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि राज की इच्छा पे डिपेंड करा, वो जिसे चाहे प्राइवेट करे, जिसे चाहे गवर्नमेंट रखे, नहीं पूछना है उसकी इच्छा के मतलब वो उसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं पूछेगा। यही है राज का नीति निर्देशक तत्व, जो राज की ही इच्छा पे डिपेंड है। कहा तो ये गया है कि उसमें क्या होनी चाहिए, जो काम कर उनकी भागीदारी, उनकी सहमति, उनकी भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। किसके अंतर्गत कहा गया है? अनुच्छेद 43 के का के अंतर्गत। अब नेक्स्ट समझते हैं अनुच्छेद 43 का खा, ये क्या है? इसे भी जोड़ा गया है। कब इसे जोड़ा गया है? तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत। इसमें कहा गया है सहकारी समितियों का उन्नयन। इसमें क्या कहा गया है? सहकारी समितियों का उन्नयन। सहकारी समिति समझते हैं, सहकार्य मतलब मिलके कार्य करना, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके जो कार्य करते हैं उसे क्या कहता है? सहकारी कार्य, है ना। यानी कि कोऑपरेटिव कंपनीज का आपने नाम सुना होगा, तो वो इसके अंतर्गत आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल। अमूल के बारे में बहुत कोई जानते हैं क्योंकि अमूल बहुत ही फेमस कंपनी है। तो अमूल क्या है? इसी के अंतर्गत आता है अमूल कंपनी। तो समझ गए कि 43 का खा में क्या कहा गया है। अब नेक्स्ट आते हैं 44 कि 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता, है ना। कहा गया है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, मतलब कि सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। जैसे कि हिंदू के लिए अलग लॉ है, मुस्लिम के लिए अलग लॉ है ना। तो क्या कहता है कि नहीं, सभी के लिए एक कानून होने चाहिए। जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया, या फिर गोद लेने का हो गया, या वसीयत हो गया, तो इन सब चीज़ों में क्या होना चाहिए? समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, है ना। अभी देख रहे होंगे बहुत विवाद में रहा था क्या, तलाक को लेकर के, जिसमें तलाक खत्म नहीं हुआ बल्कि तलाक के जो बिद्दत था उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, ये नहीं कहता कि किसी के रीति रिवाजों को बदलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये नहीं कहा जा रहा है कि जैसे कि मुस्लिम में क्या होता है, निकाह किया जाता है ना, कबूल है, और नॉन मुस्लिम में, ये हिंदू लोग में क्या होता है, वो 7 फेरा लिया जाता है, सिंदूर वगैरह उनकी अलग रस्म है। क्रिश्चियन की क्या है, वो चर्च में जाते हैं, है ना। इस तरह उनका विवाह होता है। तो ये क्या है? एक रीति है, एक रिवाज है, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसको बंद करने के लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप अपनी रीति को छोड़ दीजिए, रिवाजों को छोड़ दीजिए। कहा जा रहा है कि जो कानून है इन सब चीज़ों के लिए लेकर के, तो क्या होना चाहिए? सबके लिए समान होनी चाहिए, ताकि इससे लोग को प्रताड़ित ना किया जाए। समझिए इस चीज़ को। ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 44 में। ऐसा गोवा एक राज्य है जहाँ ये समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? इसमें कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा देखभाल। कहा गया कि जो 6 वर्ष के से कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, उनकी देखभाल की जाएगी। देखभाल जैसे उन्हें बहुत सारे टीका दिए जाते हैं ना, BCG का टीका हो गया, पोलियो का टीका हो गया, ये सारी चीज़ें दी जाएगी। मैंने आपको मौलिक अधिकार में, मूल अधिकार में पढ़ाया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था 21 के का के अंतर्गत, है ना। इसमें भी यही कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या है? निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, है ना। तो मौलिक अधिकार में मैंने ये बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे देख लेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें भी क्लियर हो जाएंगी। समझ गए? तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा देखभाल, इसे मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 51 के का में मौलिक कर्तव्य आप लोग जानते हैं, तो उसके जो 11 भाग है उसमें जोड़ा गया है। समझ गए इस चीज़ को। अब आता है अनुच्छेद 46, इसको समझते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा आर्थिक सहायता, सामाजिक अन्याय और शोषण से सुधार, है ना। इसको समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या कहता है कि जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, या दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा? शोषण नहीं किया जाएगा उनका, ठीक है ना। उनको शिक्षा दी जाएगी, उनके साथ समाज में कोई अन्याय नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 46 में, है ना। इनको भी शिक्षा दी जाएगी, इनके साथ अन्याय नहीं होगा, किसी तरह का शोषण नहीं किया जाएगा। तो 46 ऐसा कहता है। अब अनुच्छेद 47 को समझते हैं कि ये क्या कहता है। अनुच्छेद 47 कहता है लोगों के जीवन स्तर में सुधार। लोगों का जो जीवन
स्तर है उसमें सुधार होगा, उनके पोषाहार यानी खान पीन जो होता है उसमें सुधार, उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, राज्य ऐसा करेगा। देखते होंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मार्केट में दी जाती हैं जिससे हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, सिगरेट वगैरह ये सब सारी चीज़ें क्या है हेल्थ के लिए क्या है नुकसानदेह है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो उस पर भी रोक लगा सकती है। जिस तरह शराबबंदी, बहुत सारे राज्यों में क्या है शराब को बंद कर दिया गया, क्यों? क्योंकि वो हेल्थ को क्या करती थी, इफेक्ट पहुंचाती थी, नुकसान पहुंचाती थी, है ना। तो कहा गया कि ऐसा कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं बेचा जाए जिससे किसी के हेल्थ को क्या पहुंचे, नुकसान पहुंचे। तो उसी में खान पीन का क्या है ध्यान दिया जाएगा ताकि हेल्थ अच्छा रह सके। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 47 में कि विषैली पदार्थ जो भी हो गया मदिरा वगैरह उस में रोक लगाया जाए। ये अनुच्छेद 47 कहता है। एक बार इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 41 कहता है कि सभी को लोक सहायता दी जाएगी। 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता। 43 कहता है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, ऐसा मजदूरी जिससे उनका निर्वाह हो सके। 43 का का कहता है कर्मकारों की भागीदारी। 43 का खा कहता है सहकारी समितियों का उन्नयन। 44 क्या कहता है समान नागरिक संहिता, है ना। 45 क्या कहता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल। 47 क्या कहता है 45 हो गया। 46 क्या कहता है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ कोई भी समाज में अन्याय नहीं होगा, उनका शोषण नहीं होगा, चाहे वो दुर्बल वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, इनके लिए। 47 क्या कहता है लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, है ना, उनके पोषाहार में सुधार होगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगा राज्य। समझ गए? इतना आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा और आपको सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। अब 48 देखते हैं कि 48 क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। इसमें कहा गया है कृषि को लेकर के क्या है कि बढ़ोतरी की जाएगी उसमें, जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जाएगी जिससे कृषि बढ़ सके, पशुपालन हो सके। इसी के अंतर्गत कहा गया है कि दुधारू पशुओं का जो है वध नहीं किया जाएगा, उनकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, है ना। चाहे ऐसे पशु जो राज्य को किसी न किसी तरीके से लाभ पहुंचा रहे हैं उनको भी क्या है उनका भी वध नहीं किया जाएगा, उनकी भी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। ऐसा किसमें कहा गया है अनुच्छेद 48 में। समझ गए इस चीज को। 48 का देखते हैं, इसे भी जोड़ा गया कब 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन में रहने वालों जीवों की रक्षा। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण की क्या की जाएगी संरक्षण दी जाएगी, है ना। पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है। जैसे ना अभी प्लास्टिक वगैरह बैन हो गया है, क्यों? क्योंकि वो पर्यावरण को क्या करते थे प्रदूषित करते थे। फिर वन और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा की जाएगी, ठीक है। इसलिए शिकार वगैरह क्या है बंद कर दिया गया है, शिकार नहीं करना है। इसी के तहत बहुत सारी योजनाएं भी लाई गई हैं, जैसे बाघ परियोजना हो गया, हाथी परियोजना हो गया। फिर एक और है इसमें वन्य जीव वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था 1972 में, ठीक है। फिर राष्ट्रीय वन नीति, उन्नीस में, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत लाया गया है अनुच्छेद 48 के का के अंतर्गत। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों डेट आप याद रख लेंगे, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप इस डेट को भी याद रखेंगे। तो 48 का भी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब 49 समझते हैं कि 49 क्या कहता है। 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। जैसे कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनको क्या दिया जाएगा संरक्षण दिया जाएगा, जैसे टूरिस्ट प्लेस वगैरह क्या हो गया, या फिर ताजमहल या फिर नालंदा खंडर, ऐसी जगहों को क्या दिया जाएगा संरक्षण दिया जाएगा, है ना। उन वैसी वस्तुओं को क्या है संरक्षण दी जाएगी, किसके अंतर्गत अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। 49 समझ गए। अब आता है 50। इसमें कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करना पृथक रखना है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि कोई पुलिस है, उसका काम क्या है चोरों को पकड़ना, मुजरिम को पकड़ना। क्या उसका काम ये है कि वो उसे दंड दे? ऐसा काम नहीं है। ये काम किसका दंड देने का, अपराध जो कर अपराधी को पकड़ने का काम पुलिस का है, लेकिन अपराधी को सजा देने का काम किसका है न्यायपालिका का है ना। तो क्या हो गया कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से पृथक हो गए ना। तो इसी की बात किसमें कही गई है अनुच्छेद 50 में।
कि कार्यपालिका को और न्यायपालिका को क्या होगा, पृथक किया जाएगा, पृथककरण का रखा जाएगा। किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अब 51 समझते हैं कि ये 51 क्या कहता है। 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, मतलब दूसरे देशों के साथ क्या है, शांति स्थापित करना है, यानी कि दूसरे देशों के साथ भी क्या है, अच्छा व्यवहार रखना है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है, अदर कंट्री की भी रिस्पेक्ट करनी है। समझ गए। इसी के तहत बहुत सारे समझौते भी हुए, जैसे पंचशील समझौता हो गया, गुट निरपेक्ष हो गया, तो ये सब 51 के अंतर्गत ही आता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का क्या कहता है, पर्यावरण का संरक्षण, वन और वन में रहने वाले जीवों की रक्षा। 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है। 50 कहता है कार्यपालिका का राजपालिका से पृथक, न्यायपालिका से पृथककरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, है ना। ये सारी चीजें कही गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 48 से लेकर 51 तक काफ़ी ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। इनसे एग्जाम में रेगुलरली जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इन अनुच्छेदों को अच्छे से याद कर लेंगे। अब अंतर समझते हैं। मौलिक अधिकार मैंने आपको पढ़ा दिया है, राज्य की नीति निर्देशक दत्त मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है। अब इनमें जो डिफरेंस है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मूल अधिकार जो है ये लोगों का अधिकार है, इसलिए ये क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय है, हम चुनौती दे सकते हैं। अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होगा तो हम चुनौती दे सकते हैं, इसलिए क्या है, ये वाद्य योग है। लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य की इच्छा पर डिपेंड है, हम इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये न्यायालय में क्या हो गया, अपरिवर्तनीय हो गया, यानी कि वाद्य योग नहीं है ये। दूसरा क्या कहता है, मूल अधिकार का स्वरूप कैसा होगा, नकारात्मक होगा। किसके लिए नकारात्मक है, तो राज्य के लिए। क्यों नकारात्मक है, क्योंकि राज्य का इस पे मतलब हमारा ये अधिकार है, अगर राज्य हमसे छीनता है तो क्या हम इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, राज्य अपनी मनमानी इस पे नहीं कर सकता है, इसलिए ये तो क्या हो गया, राज्य के लिए नकारात्मक हो गया। लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरा ये राज्य की इच्छा पे डिपेंड करता है। समझ गए इस चीज़ को। तीसरा कहता है मूल अधिकारों के क्रियान्वयन होने पर सीमाएं, जैसे मूल अधिकार है उसके लिए सीमाएं बनाई गई हैं, लेकिन राज्य की नीति निर्देशक तत्व पे कोई सीमाएं नहीं है। 4 क्या कहता है, व्यक्ति को दिया गया अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है क्या है, ये व्यक्तियों का अधिकार है। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये राज्य के कल्याण को सुनिश्चित करता है, यानी कि ये राज्य का अधिकार है। समझ गए इस चीज को, कि राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है कि राज्य इसे देगा या नहीं देगा। तो इस तरह आपका अंतर भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और याद भी हो गई होंगी। ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।